अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपसे डिस्कस कर रही हूँ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक तो होता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट वेंटिलेशन और दूसरा एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। इन दोनों टॉपिक्स के मैं आपको डिफरेंसेस बेसिकली करवा रही हूँ। ठीक है, ये वही सवाल थे जो मैंने आपको शॉर्ट में इंपॉर्टेंट लगवाए थे और बहुत सारे बच्चे पूछे थे कि इसके नोट्स वगैरह बता दें किस तरह से, और मैंने खुद भी जब सर्च किया तो मुझे इतने अच्छे नोट्स कहीं लिखे हुए नहीं मिले। तो मैंने इस तरह से बना दिया है कि अगर इन टॉपिक से रिलेटेड आपसे कहीं डेफिनेशन पूछ लें, कोई डिस्क्रिप्शन पूछ लें आपसे, या इवन कोई रीज़न भी लग जाए, तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन होगी या नॉलेज होगी तो आप आराम से उस सवाल को अटैम्प्ट कर लेंगे, अपना डिफरेंसेस भी कर लेंगे 2 नंबर के लिहाज से, और बाकी चीज़ें भी अगर आ जाती हैं इन 2 टॉपिक से रिलेटेड तो ये आपकी निकल जाएंगी इंशाल्लाह इस वीडियो से। बाकी ये कि जो भी दूसरे बोर्ड के बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं, किसी का जिसका भी ये टॉपिक बायोलॉजी में लगता है वो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहली चीज़ है कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट वेंटिलेशन का जो पहला डिफरेंस है उसमें हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन, इसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। तो जो इनकम्प्लीट वेंटिलेशन होती है उसको आप बता सकते हैं कि इस तरह की वेंटिलेशन, क्योंकि जो टर्म वेंटिलेशन है वो एक जनरल टर्म है। अगर हम बायोलॉजी से रिलेटेड बात करेंगे तो हम रिस्पायरेटरी सिस्टम तक उसको वो करेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम तक महदूद रहेंगे या वहीं उसके एस्पेक्ट से बात कर रहे होंगे बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह की वेंटिलेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे लंग्स का वर्ड यूज़ किया है। बाकी इनकम्प्लीट वेंटिलेशन यानी कि जो लिविंग सिस्टम के अंदर जो इनकम्प्लीट वेंटिलेशन हो रही होती है, सही उस पर बात कर रहे हैं। तो इस तरह की वेंटिलेशन जिसके अंदर जो होती है वो लंग्स जो होते हैं ना तो कम्प्लीटली एम्प्टी होते हैं ना ही कम्प्लीटली रीफिल हो रहे होते हैं। यानी कोई भी चीज़ जो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हुई है, जाहिर सी बात है वो कम्प्लीटली रीफिल भी नहीं हो सकती। यानी अगर लंग्स के अंदर, कहने का मतलब ये होता है इनकम्प्लीट वेंटिलेशन के अंदर कि इसमें जो लंग्स होते हैं, जो भी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, उसके अंदर एयर जो होती है जब एंटर करती है तो कभी भी कम्प्लीटली उस सिस्टम से बाहर नहीं जाती। मतलब जो अमाउंट ऑफ एयर लंग के अंदर आएगी या किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर आएगी, लिविंग ऑर्गन के अंदर, रिस्पायरेटरी ऑर्गन के अंदर, वो एंटर करने के बाद कम्प्लीटली उससे रिमूव नहीं होगी। जब कम्प्लीटली रिमूव नहीं हो रही होती, जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एयर अंदर रह जाती है। जो अमाउंट ऑफ एयर रह जाती है वो जो होती है वो जब दोबारा से वो ऑर्गन रीफिल होगा या जब भी वो फिल होगा तो एक तरह से हम ये कहेंगे कि उसकी जो फिलिंग हुई है वो कम्प्लीटली फिल नहीं हुआ है, वो इनकम्प्लीटली ही फिल हुआ है, क्योंकि वो ऑलरेडी हाफ फिल था या उसके अंदर हाफ एयर पहले से प्रेजेंट थी। ठीक है, इसी के कॉन्ट्रेरी हम कंप्लीट वेंटिलेशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह की वेंटिलेशन जिसके अंदर लंग्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली एम्प्टी होते हैं, यानी जो हवा आती है वो कम्प्लीटली आती है लंग्स, मतलब पूरी लंग्स के अंदर जब एंटर करती है तो वहाँ से कम्प्लीटली जो है वो बाहर भी चली जाती है, और जब वो बाहर जाती है तो उसके बाद जो रीफिलिंग होती है उसमें एक बिल्कुल फ्रेश सप्लाईज ऑफ एयर जो होती हैं वो एंटर करी होती है। यानी कि एक सिस्टम जिसके अंदर से एयर जब निकल रही है तो वो पूरी जा रही है, और वो पूरी जो सिस्टम है वो पूरा नई अमाउंट ऑफ एयर से, नई फ्रेश सप्लाई से जो होता है वो रीफिल हो रहा होता है। इस तरह की वेंटिलेशन को कंप्लीट वेंटिलेशन कहते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इसी लिहाज से हम बात कर लेंगे कि क्योंकि इसके अंदर जो होती है वो ऑलरेडी कुछ अमाउंट ऑफ एयर रह जाती है, कम्प्लीटली स्केप नहीं की हुई होती लंग्स से, तो क्या होता है कि जो एयर इनहेल कर रहा होता है ऑर्गेनिज्म, जो एयर एंटर कर रही होती है वो हमेशा ऑलरेडी प्रेजेंट एयर के साथ जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है वो उससे हमेशा मिक्स होगी। तो जाहिर सी बात है लंग्स के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो लो ऑक्सीजन कंटेंट वाली लंग है, और जो एटमॉस्फेयर से एयर आ रही है उसके अंदर कंपैरेटिवली एयर जो होगी वो ऑक्सीजन जो होगा वो वैसे ही ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो ऑलरेडी प्रेजेंट एयर होती है वो हमेशा मिक्स होती है फ्रेश सप्लाईज ऑफ एयर के साथ जिसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि कम ऑक्सीजन कंटेंट वाली एयर हमेशा ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट वाली एयर के साथ मिक्स होगी इस तरह के सिस्टम में, इनकम्प्लीट वेंटिलेशन में। इसीलिए इसी वजह से, क्योंकि ये इनकम्प्लीट वेंटिलेशन जो होती है फ्रॉग और ह्यूमन के अंदर होती है और कंप्लीट जो होती है वो बर्ड्स के अंदर होती है, इसी वजह से बर्ड्स का जो सिस्टम होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है या ज़्यादा जो होता है बेहतर कह लें कि बेहतर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो यही एक रीज़न भी इस पॉइंट से डिस्कस हो गया आपका, किस तरह से कि इनके अंदर जो होती है हमेशा इंटरमिक्स होती है इनहेल्ड एयर, जबकि इनके अंदर जो एयर ये इनहेल करते हैं वो कभी भी एक्सपायर एयर से मिक्स नहीं होती। एक्सपायर एयर के अंदर क्या होता है, एक्सपायर एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और इनहेल्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। अगर ये दोनों चीज़ें जो होगी आते में रास्ते में मिक्स हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि एफिशिएंसी कम हो गई, जो इनहेल्ड एयर है उसकी एफिशिएंसी कम हो गई, वो एक्सेल एयर के साथ मिक्स हो गई, जो कि ह्यूमन के या फ्रॉग के रिस्पायरेटरी सिस्टम में होता है। जबकि बर्ड्स के अंदर एफिशिएंट इसलिए होती है क्योंकि जो इनकी इनहेल्ड एयर होती है वो एयर के इनके सिस्टम के अंदर एंटर करती है और कभी भी एक्सेल एयर के साथ मिक्स नहीं होती, इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट, बेटर सप्लाईज ऑफ ऑक्सीजन इनके लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी तरह से जो इस तरह की वेंटिलेशन के अंदर क्योंकि एयर एंटर करती है तो इनके लंग्स होते हैं वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, वो इन्फ्लेट हो जाते हैं, और जब एयर एग्जिट करती है तो इनका लंग्स जो होता है वो डिफ्लेट हो जाता है। इसलिए इसमें इस तरह की वेंटिलेशन में जो होता है वॉल्यूम लंग का कभी भी कांस्टेंट या सेम नहीं रहता, जबकि इसमें क्या होता है कि जो लंग का वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट और डिफ्लेट नहीं कर रहा होता है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि
एयर आई है तो लंग जो वो इन्फ्लेट हो गया, और एयर जा रही है तो लंग डिफ्लेट होगा नहीं। एयर एंटर करती है लंग के अंदर, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इनकी एयर जो होती है वो इस तरह से जाती है कि वो लंग डिफ्लेट नहीं होता है, यानी एयर जब एक्सपायर हो रही होती है तो उनके पास ऑलरेडी जो होती है वो इंस्पायर एयर पीछे से प्रेजेंट होती है। ये किस तरह से पॉसिबल हो पाता है, ये वाला रीज़न मैंने आपसे आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज जो उसके MCQs करवाए थे फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के, उसकी वीडियो में मैंने आपसे ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, बर्ड्स के अंदर किस तरह से कंप्लीट वेंटिलेशन हो रही होती है। ये वाली चीज़ आप उसमें से अच्छे से समझ सकते हैं, आपको फिर ये वाली बात समझ आ जाएगी किस तरह से इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। बाकी ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस था, मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि क्योंकि एयर आ रही होती है और उसके बाद फिर यहाँ से एग्जिट कर जाती है लंग से ही, तो ये बाई डायरेक्शनल या 2 वे हो जाता है फ्लो ऑफ एयर। जबकि इसके अंदर क्या होता है कि एक ही दफ़ा मतलब एंटर इसी तरह से करती है एयर लंग्स के अंदर कि वो एक ही डायरेक्शन में आएगी, उसके बाद वो कभी भी वापस जो है वो यहीं से होके नहीं जाएगी, क्योंकि बर्ड्स के अंदर या इस तरह की वेंटिलेशन रखने वालों के पास बर्ड्स के अंदर ही होती है ये, उनके पास एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होते हैं एयर सैक। तो उस एयर सैक्स की वजह से जो है वो यहाँ पे जो एयर इनके लंग्स में एंटर करती है वो फिर यहाँ से वापस होके नहीं जाती, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है लंग में और फिर यहीं से बाहर चली जाती है, एयर सैक से होती हुई बाहर चली जाती है। ये वाली चीज़ भी आप उसमें से उस वीडियो से देखेंगे तो आपको ये वाली चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी किस तरह से ये यूनिडायरेक्शनल थी लंग्स के अंदर। फिर यही लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप बता देंगे कि फ्रॉग और ह्यूमन के अंदर होती है और इस तरह की वेंटिलेशन बर्ड के अंदर होती है। 2 नंबर के लिहाज से 4 पॉइंट्स लिखना जो होता है वो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 4 पॉइंट लिखना ज़रूरी होता है, बाकी आप ये सारे 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसलिए डिस्कस करिए ताकि जो रीजनिंग टाइप के सवाल हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपसे यहाँ पे डिस्कस हो गई। इसके अलावा भी जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं सेक्शन बी के अंदर, अगर किसी को उसके नोट्स में मसला हो रहा है तो मैं आपको जो है वो एक एप्लीकेशन बता देती हूँ। प्रैक्टिकल सेंटर के नोट्स होते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छी हेडिंग्स वगैरह दी हुई होती है, तो आप वहाँ से आराम से कर सकते हैं। मैं उस एप्लीकेशन की जो प्ले स्टोर की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके आराम से फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के नोट्स जो है वो उसमें से देख सकते हैं आराम से। हेडिंग्स वगैरह के लिए बहुत अच्छे होते हैं नोट्स। उसके बाद दूसरा था कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की डिफरेंसेस बताने थे, तो पहला हम जो है वो पहला डिफरेंस डेफिनेशन बता देंगे इसकी कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। इस तरह की इम्यूनिटी जिसके अंदर बॉडी जो होती है वो एक्वायर कर रही होती है इम्यूनिटी को वक्त के साथ। आपको तो पता ही होगा नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो नेचुरली इम्यूनिटी दे रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से जो है वो लड़ने में मदद कर रहे होते हैं, डिफेंड कर रहे होते हैं। लेकिन बाज़ अवत क्या होता है, बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, एंटीजेंस होते हैं जिससे बॉडी ने कभी इनकाउंटर नहीं किया होता। अगर वो फर्स्ट टाइम एंटर करते हैं तो उनकी एंट्रेंस की वजह से किसी भी फॉरेन सब्सटेंस की ऐसे फॉरेन सब्सटेंस की एंट्रेंस की वजह से जिसके ऑलरेडी बॉडी के पास डिफेंड करने के लिए सोल्जर्स नहीं थे, इस तरह के सेल्स नहीं थे कि जिससे वो डिफेंड कर सके, उनके खिलाफ जो बॉडी खुद से इम्यूनिटी जनरेट करती है ऐसे नए एंटीजन के खिलाफ, वो कहलाती है एक्टिव इम्यूनिटी। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो फॉरेन सब्सटेंस बॉडी के अंदर एंटर कर रहा होता है उसके खिलाफ जो सोल्जर्स बनाने होते हैं, जो एंटीबॉडीज़ बनाने होती हैं, वो बॉडी खुद नहीं बनाती बल्कि हम एक्सटर्नल सोर्स से एंटर करा देते हैं बॉडी के अंदर। इस तरह की इम्यूनिटी जो होती है पैसिव कहलाती है। फिर इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप ये बता देंगे कि यानी एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर जो इम्यूनिटी हो रही होती है वो बेसिकली होती है एंटीबॉडीज़ जो सोल्जर्स बॉडी बनाती है किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के खिलाफ, वो क्या होते हैं, वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि पर्सन खुद जनरेट कर रहा होता है, प्रोड्यूस करा रहा होता है। तो इनके अंदर जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ खुद बनती हैं, पर्सन खुद बनाता है। जबकि पैसिव के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हम क्या करते हैं कि वो हम किसी भी दूसरी सोर्स से लेते हैं, बाज़ वक़्त हम दूसरे ह्यूमन से ले लेते हैं, एनिमल से भी ले लेते हैं जो ऑलरेडी उस फॉरेन सब्सटेंस से इम्यून होते हैं, उनके अंदर डेवलप हुई भी होती है एंटीबॉडी उस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, फॉरेन ऑर्गेनिज्म के खिलाफ। तो हम उससे लेके पकी पकाई एंटीबॉडी जो वो निकाल के दूसरे पर्सन के अंदर अगर इंजेक्ट कर देते इस तरह की इम्यूनिटी को पैसिव इम्यूनिटी कह रहे थे। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि बॉडी ने खुद से एंटीबॉडीज़ नहीं बनाई होती बल्कि एक्सटर्नल सोर्स से आई होती है, यही वाली बात। लेकिन थोड़ा सा हमने इसको डिफरेंसेस बनाने के लिए ये पॉइंट को बता दिया। उसके बाद था कि यही चीज़ कि क्योंकि बॉडी एंटीबॉडीज़ खुद बनाती है, तो आपने पढ़ा होगा एंटीबॉडीज़ अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसको बनने में टाइम लगता है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो इस वजह से उसका रिस्पॉन्स आने में, फिर उनको काम करने में, मैच्योर होने में जो थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से इसका रिस्पॉन्स जो होता है थोड़ा सा डिले होता है, क्योंकि बॉडी एंटीबॉडी खुद बना रही थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम पकी पकाई एंटीबॉडीज़ बनी बनाई दे देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, इस वजह से वो फ़ौरन जाके उस सब्सटेंस के ऊपर, फॉरेन सब्सटेंस के ऊपर जाके एक्ट कर लेती हैं। इसी तरह से आप चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बता देंगे, क्योंकि एंटीबॉडीज़ खुद बनी थी तो अगर आपको याद हो कि जब भी एंटीबॉडीज़ बनती है वो हमेशा एक और चीज़ बनाती है जिसको मेमोरी सेल्स कहते हैं। तो जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड कर होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर होते हैं। जब भी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाएगी तो वो हमेशा उसके साथ उस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ जो कि मेमोरी सेल्स बनाती है, तो जब भी बॉडी मेमोरी सेल्स बनाएगी तो वो उसको बॉडी को उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के खिलाफ एक लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे जो कि एक्टिव इम्यूनिटी में होती है। इसी के कॉन्ट्रेरी क्योंकि एंटीबॉडीज़ बाहर से आई थी, उनके पास जब बाहर से आई थी बॉडी ने खुद नहीं बनाई तो ऑब्वियसली मेमोरी
सेल्स नहीं थे। जब मेमोरी सेल्स नहीं थे तो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन भी यहाँ पे नहीं हुई। जो एंटीबॉडीज़ बाहर से आई वो आई और उन्होंने फ़ौरन एक्ट किया और एक्ट करके वो ख़त्म हो गई। इस वजह से ये वाली जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो शॉर्ट टर्म होती है। जब हम एकदम से जब एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करते हैं तो इम्यूनिटी एकदम सेवरल फोर्स बढ़ती है, बहुत ज़्यादा एकदम से इंक्रीज़ होती है, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए होती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से लास्ट पॉइंट में जो आप वो बता देंगे, एग्जांपल्स बता देंगे कि एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है। जब वैक्सीनेशन होती है, पोलियो, चिकन पॉक्स, अब कोविड की भी वैक्सीन लग रही हैं, इसी के कॉन्ट्रेरी जो हमारे पास रेबीज़ की ट्रीटमेंट हो जाती है, उसके अंदर हम एंटीबॉडीज़ होते हैं किसी और एनिमल या पर्सन से लेके किसी और पर्सन को जिसके अंदर रेबीज़ हुई उसको इंजेक्ट करे होते हैं, या जो एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र हो रही होती हैं ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग मदर से बेबी के अंदर, या फिर जब बच्चा जो होता है पैदा नहीं हुआ था और प्लेसेंटा के ज़रिए भी जो एंटीबॉडीज़ वो के ट्रांसपोर्ट होकर जा रही होती है बेबी के अंदर, इस तरह की भी इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी कह रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके हो जाते हैं डिफरेंसेस कंप्लीट। यहाँ पे भी आप चाहें तो 5 लिख लें, नहीं तो कम से कम 4 लिखनी होती हैं। आई होप यहाँ किसी को कोई मसला नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।